नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए पॉलिटी का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रीएम्बल को डिटेल में स्पष्ट रूप से पढ़ लिया था और एक एक मीनिंग जान लिया था। आज हम प्रीएम्बल यानी उद्देशिका के कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। तो उद्देशिका जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जा रही थी तो उद्देशिका डॉक्टर नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान की उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था कब? वो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट याद रखिएगा, हो सके आपसे पूछे कब पेश किया गया था नेहरू जी के द्वारा। और इसी को आगे चल के प्रस्तावना बनाया गया। प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है एस्पिरेंट? कि किसी भी बुक का सार क्या है उसके बारे में संक्षेप शब्दों में बताया गया। जैसे कि हमने प्रीएम्बल को डिटेल में पढ़ा तो उन सभी के ही बारे में आपके पूरे संविधान में आर्टिकल के थ्रू बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा प्रस्तावना को, नीति निर्देश को, आपके मूल कर्तव्य को, डीएसपी को। तो आपको उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत क्या है? तो हमने देखा था कि स्रोत क्या है? भारत के लोग। ये स्रोत है नहीं, यहाँ की जनता ही सर्वोपरि है। इन्होंने ही ये संविधान बनाया है और इनके ही द्वारा शासन चलाया जाएगा, मतलब जनता को ही मेन रखा गया है। और हमने ये भी देखा था कि संविधान जो हमारी प्रीएम्बल है उसमें भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग है? 2 बार प्रयोग है। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, तो 2 बार प्रयोग है पूरे प्रस्तावना में। नेक्स्ट होता है कि प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है? तो इसका अगर पूछेगा 2 उत्तर हैं, एक आपका यूएसए है और एक का ऑस्ट्रेलिया। यूएसए कैसे है? अगर पूछेगा कि प्रस्तावना लिया कहाँ से है ये विचार, तो यूएसए से लिएगा। अगर पूछेगा कि प्रीएम्बल की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बारे में जरा जाने कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्यों ऐसा इसलिए कि प्रस्तावना को पहले संविधान का पार्ट नहीं मानते थे, उसको अलग ही मानते थे। और यह निर्णय कब लिया गया? ये निर्णय लिया गया कि यूनानी ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि किस आपके यूनानी ऑफ इंडियन बनाम गोपाल में किस में आपको न्यायालय किस वाद में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानते? तो आपको उत्तर क्या होगा? मदन गोपाल। ईयर याद रखिएगा। फिर इसके बाद एक और आया बेरुवादी यूनानीवाद। ये कब आया था? 1960 में आया था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया इनके वाद में, इन्होंने जब केस किया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायक करती है। ठीक है, इन्होंने ये कहा था इसमें। और क्या कहा था? और कहा था बेरुवाद में कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग अभी भी नहीं माना था। ठीक है, और इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती थी। तो आपसे अगर पूछे कि किस वाद में संविधान में संशोधन नहीं कर सकती थी, तो आपको उत्तर क्या होगा? एक तो होगा आपका मदन गोपाल और दूसरा क्या होगा? बेरुवाद। ठीक, ये दोनों में ऐसा नहीं था। क्यों? रीजन क्या है इसका कि ये इसको पार्ट ही नहीं मानती थी। फिर क्या हुआ? फिर परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल वाद में यानी 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इनका जब केस आया था केशवानंद भारती का, तो भारत सरकार की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना कोई अलग संविधान से नहीं है, ये इसी का अंग है। और अगर अंग है तो क्या होगा? इसलिए विधायिका यानी संसद को इसमें संशोधन करने का भी अधिकार। इसमें कितने बेंच थे? 13 बेंच थे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा।
और अभी जो अयोध्या वाला हुआ है उसमें कितने जज थे? 14। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? अयोध्या। दूसरा कौन है? केशवानंद भारती। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए और क्या क्या है इसमें। तो केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये मूल ढांचा का सिद्धांत है। इनके केस को क्या कहा? थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आपसे अगर पूछेगा कि किस वाद को थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, तो आपको उत्तर क्या होगा? केशवानंद भारती। और इन्होंने कहा कि ये मूल ढांचा है। ठीक है। और संसद ने क्या कहा? संसद ने कहा कि संविधान की मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता। स्पष्टतः संविधान वैसे संशोधन का कर सकती है और जिसमें मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण हो। जब उसका विस्तार किया जाए और मजबूतीकरण किया जाए। तो क्या संविधान में अभी तक हमारे प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है? तो हाँ, कितनी बार हुआ है? एक ही बार हुआ है अभी तक। 2020 चल रहा है ना, तो जब से लागू हुआ है तब से ये एक ही बार हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये न्यूज़ में क्यों रहे? क्योंकि अभी हाल ही कल परसों ही केशवानंद भारती जी का निर्धन हो गया, तो इसलिए ये पॉइंट न्यूज़ में रहा। तो हो सकता है आपसे प्रियम्बल से क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कब संविधान संशोधन हुआ था? तो 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। याद रखिएगा डेट 76। संशोधन नंबर कौन सा था? 42। और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। किन 2 शब्दों का? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और भारत की अखंडता। तो आपके एग्जाम में हो सकता है पूछे कि कौन सा कोई नया टर्म दे दे और पूछे, या फिर हो सकता है कि सीक्वेंस से पूछे कि कौन से टर्म थे। तो आपको याद रखना है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। हमने अपने प्रीवियस में वीडियो में गणतंत्र के बारे में जाना था। ठीक है, क्या होता है गणतंत्र? हमने जाना था कि यह राज्य का प्रभु मुख्य निर्धारक अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, यानी वंशानुगत नहीं होता। एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे हम देखते हैं ना कि 5 साल के लिए एक सरकार बनाई जाती है, फिर चुनाव होता है। अगर चुनाव में कोई और दूसरा व्यक्ति जीत गया तो वह फिर 5 साल के लिए काम करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं वंशानुगत नहीं होता, यह चेंज होता रहता है एक पर्टिकुलर अवधि के बाद। फिर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? हमने पंथ निरपेक्ष समझा था। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करता है, यानी किसी भी धर्म को का समर्थन, किसी एक पर्टिकुलर धर्म का समर्थन नहीं करता, सभी धर्मों को स्वीकार करता है। और क्या है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि कमजोर लोगों के कल्याण और का प्रबंधन करना। कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है? कमजोर लोगों का क्या करना? कल्याण करना और उन्हें प्रोवाइड कराना सुविधाएं कि किस तरीके से वो अपना कल्याण कर सकते हैं। जैसे अभी आप कोविड की वजह से बहुत सारे मनरेगा और भी बहुत सारे स्कीम देखे हो जो चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी सीएम का चुनाव होता है और पीएम का भी चुनाव होता है। आप डायरेक्ट रूप से करते हो, लेकिन प्रेसिडेंट का जो चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है कि सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। हमने अपने प्रियम्बल में कितनी स्वतंत्रता को देखा था? 5 टाइप ऑफ फ्रीडम को देखा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जरा वो कौन कौन से 5 हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? संविधान का जो निर्माण है वो कौन किया है? जनता की है, भारत की जनता की है। इसीलिए अगर पूछे कि संविधान का स्रोत क्या है, ठीक है, क्या स्रोत है, तो जनता ही स्रोत है। ठीक। फिर हमने देखा था समाजवाद। समाजवाद कैसा? तो सामाजिक न्याय जहां पर हो। ठीक। और सामाजिक समता क्या होती है कि कोई किसी का भेदभाव ना हो। ठीक है, हमने ये देखा था। फिर हम देखते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट, कि संविधान, हमारा संविधान है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर क्रांतियों का प्रभाव पड़ा। तो कौन सी क्रांतियां थी? तो फ्रांसीसी की क्रांति थी, जो कब हुई थी? 1789 में, जिसमें कि हम इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की बात करते हैं। ठीक है। फिर अमेरिकन क्रांति जो कि 1776 में हुई थी। फिर बोल्शेविक क्रांति जो कि 1917 में हुई थी। तो ये तीनों क्रांति आप याद रखिएगा।
ठीक है, सब हो सकता है क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्वतंत्र लोकतंत्र स्वीकार करता है। क्या कैसा हम लोकतंत्र होना चाहिए? तो राजनीतिक राजतंत्र होना चाहिए, आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए और सामाजिक राजतंत्र होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासक की सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? हमने देखा स्रोत क्या है, किसके पास शक्ति है? जनता में निहित है। इसीलिए भारत की जनता द्वारा ही इसे क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। हमने देखा था ना। फिर क्या है? आंतरिक शक्ति और सुरक्षा की वृद्धि को भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है। ये पार्ट याद रखिएगा। तो हो सकता है पूछे कि कौन सा क्या चीज़ नहीं शामिल है या कौन से शब्द नहीं शामिल है, तो ये नहीं शामिल है। फिर क्या है? मतलब सीधे सीधे इन शब्दों को नहीं कहा गया है। इसकी जगह क्या है? प्रभु संपन्न शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फिर है कि भारत की प्रभु संपन्न में निहित है। किसमें निहित है? जनता में, क्योंकि हमारा कर्तव्य है इसको अखंड बनाना और राष्ट्र की एकता बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जरा उसको भी हम देख लें। वो है क्या? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? हमने बोला था ना, कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया था। और अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया, तो कब तैयार हुआ? वो भी कब हुआ? 26 नवंबर 1946 को। और लागू कब हो गया? 26 जनवरी 1950। और लागू तो इस समय भी कुछ हो गया था, लेकिन पूर्णतः अगर पूछे तो आप 26 जनवरी को ही बताइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अंगीकृत और पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। तो ये दोनों डेट 26 नवंबर ही रहेगा, लेकिन लागू वाला 26 जनवरी हो जाएगा। फिर अब कुछ स्टेटमेंट पे ध्यान दें कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसको संवैधानिक, इसमें क्या है? इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार है और इसी को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन बाकी लोग संविधान की आत्मा कौन मानते हैं? अगर ऐसे पूछा जाए तो वो कौन है? क्या है? प्रियम्बल। अगर नाम देके पूछे तो आप आर्टिकल बताइएगा। ठीक है, और फिर पूछे कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो किसने कहा है? N.A. पालकीवाल ने कहा है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना को दीर्घकाल सपनों का विचार किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है। तो अय्यर जी ने कहा है कि दीर्घकाल सपनों का विचार है क्या? प्रस्तावना, यानी हमारा प्रियम्बल। नेक्स्ट है कि संविधान को एक आपका पवित्र दस्तावेज किसने कहा? यानी प्रस्तावना को किसने पवित्र दस्तावेज कहा है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं जिन्होंने इसको पवित्र, प्योर यानी होली डॉक्यूमेंट्स कहा है। तो आपको याद रखना है कौन कहा है? भीमराव अम्बेडकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फैक्ट्स है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, तो आप इसे याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो प्रस्तावना को नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे पहले जाके देखिए, फिर इसे देखिए, जिससे आपको और अच्छे से बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। आज पर